Welcome students, welcome to Fascinating Physics. It is my second lecture on laws of motion. तो यहाँ पे हम बताएंगे, पहले हम बता चुके हैं किसके बारे में, पहले हम बता चुके हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। ओके, और किसके बारे में बताए थे, फोर्स। लॉज ऑफ मोशन का पहला चैप्टर में हम बताए थे फोर्स क्या होता है। फोर्स टू टाइप्स का होता है, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताए हैं जो कि दो टाइप का होता है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आप लोग देख लीजिएगा पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में जाके। ओके, आप इस सर्च करेंगे फर्स्ट लेक्चर लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट लेक्चर, तो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सेकंड लेक्चर में हम पढ़ाएंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। व्हाट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉ दिया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ न्यूटन बोलें कि फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है, मोशन में नहीं आता है। और अगर कोई बॉडी मोशन में रहता है, मतलब मूव कर रहा है, तो वो मोशन में ही रहता है बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए। एक्सटर्नल मतलब बाहर से कोई फोर्स अगर उस बॉडी में नहीं अप्लाई करेंगे तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। तो न्यूटन बताए। तो फर्स्ट लॉ को समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, एवरी बॉडी continues its state of rest or of uniform motion in a straight line unless any external force applied on it to destroy its state। अब देखिए बता तो दिए उन्होंने, लेकिन ये होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है। कोई बॉडी अगर यहाँ पे मान लीजिए, कोई बॉडी यहाँ पे है, ओके, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो आप खड़े हैं तो आप अचानक दौड़ने क्यों नहीं लग जाते, खड़े ही रह जाते हैं। जब तक आप पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेगा तो आप ऐसे मोशन में तो नहीं आ जाएंगे ना कि आप तेज़ी रफ्तार से मोशन करने लगे, ऐसे नहीं होता है, आप रेस्ट में ही रहते हैं। तो ये होता है इनर्शिया के वजह से। इनर्शिया बाद में, पहले न्यूटन ने बताया, फिर उसके बाद इनर्शिया है एक प्रॉपर्टी किसका, कोई भी मटेरियल बॉडी का, चाहे हम हो चाहे कोई भी बॉडी हो, कोई मतलब मटेरियल बॉडी ले लीजिए या फिर कोई मानवीय बॉडी ले लीजिए, मान लीजिए आपका बॉडी या फिर मेरा बॉडी, कोई भी बॉडी हो, उसका प्रॉपर्टी इनर्शिया होता है। और इनर्शिया क्या होता है, कौन सा प्रॉपर्टी है, इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एनी बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया क्या होता है, बॉडी का प्रॉपर्टी है जो कि चेंज नहीं करने देता। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रखना चाहता है इनर्शिया, और अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही चाहता है कि बॉडी रहे। इसलिए इनर्शिया क्या है, जैसे बस में हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हम लोग आगे की तरफ मोशन करते रहते हैं, ब्रेक अचानक से लगता है तो क्या हो जाता है, हम लोग पीछे की तरफ चले जाते हैं। क्यों पीछे की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि बस तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं, आगे की तरफ चले जाते हैं, पीछे की तरफ नहीं जाते, आगे की तरफ जाते हैं। क्यों, क्योंकि बॉडी आगे की तरफ मोशन कर रहा था, और वो इनर्शिया जो प्रॉपर्टी है वो चाहता है कि आगे की तरफ हम मोशन करते रहे आगे की तरफ। इसीलिए बस रुक गई, लेकिन फिर भी वो आगे की तरफ हल्का सा बढ़ जाता है तो ब्रेक लगने पर। तो इसका मतलब इनर्शिया प्रॉपर्टी, इससे पता चल रहा है कि हाँ, हर एक बॉडी में एक इनर्शिया प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अब देखिए इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। जिसका मास जितना है उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे एक कार है और यहाँ एक साइकिल है, तो कार का इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि कार को ज़्यादा फोर्स, कार मान लीजिए रेस्ट, यहाँ पे मान लीजिए कार है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कार है और यहाँ पे क्या है, साइकिल है, यहाँ पे एक साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल है, ये कार है। तो साइकिल को साइकिल भी रेस्ट में है, कार भी रेस्ट में है, इसको मोशन करवाना है वी वेलोसिटी में, इसको भी मोशन करवाना है वी वेलोसिटी में। सेम वेलोसिटी में मोशन करवाने के लिए साइकिल को कितना फोर्स देना पड़ेगा,
हम लोग हल्का सा धक्का दे देंगे फिर भी ये मोशन में आ जाएगा, लेकिन कार को धक्का देंगे, ज़्यादा तेज़ धक्का देना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए जिसका मास जितना रहता है उसका उस पर उतना ज़्यादा फोर्स देना पड़ता है, ठीक है। इनर्शिया रेजिस्टेंस करता है, प्रतिरोध करता है। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध करता है इनर्शिया। तो उस प्रतिरोध को हटाने के लिए, उस प्रतिरोध को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई होता है जिसका मास ज़्यादा रहता है। अब देखिए सेकेंड लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ हो गया, सेकेंड लॉ क्या कहता है। सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स। सेकेंड फोर्स कहता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, जो इम्प्रेस्ड फोर्स मतलब अप्लाइड फोर्स, मतलब फोर्स अप्लाई हुआ तो क्या हुआ, चेंज हुआ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंट में चेंजता आया। तो मोमेंट में जो चेंज होता है वो चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चेंज इन मोमेंटम मतलब dp/dt, चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मोमेंटम समय के साथ जो चेंज हो रहा है वो मोमेंटम का चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, फोर्स के ऊपर। जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना मोमेंटम चेंज होगा, ओके। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, वो है के इक्वल्स टू कर दिए यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के, और यहाँ पे के आ गया dp/dt। इधर लिखे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे इधर को इधर लिखिए, इधर को इधर लिखिए। अब देखिए फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेकेंड लो याद करिए कि ये क्या है, ए है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt। dp/dt चेंज इन मोमेंटम। अब देखिए फोर्स का यूनिट, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। CGS यूनिट क्या होता है, मास का क्या है, ग्राम इंटू एक्सेलरेशन का सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इतने बड़े यूनिट को हम लोग यहाँ पे स्मॉल में नाम दिया गया, डाइन कहा गया। इसको क्या कहा गया, 1 डाइन। ऐसा ही सिस्टम में क्या हो गया, ये हो जाएगा ग्राम के ग्राम के बदले आ जाएगा किलोग्राम, सेंटीमीटर के बदले मीटर, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन हो जाएगा। इसको 1 न्यूटन बोला जाता है। इस CGS में फोर्स के यूनिट 1 डाइन और SI में न्यूटन। अब रिलेशन न्यूटन और डाइन के बीच में, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, याद रखिएगा। रिलेशन निकाला गया है, आप लोग देख लीजिएगा, बुक में अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। इम्पल्स क्या होता है, अब देखिए, व्हाट इज इम्पल्स। इम्पल्स ऑफ ए फोर्स, फर्स्ट लो सेकेंड लो क्लियर हुआ। फर्स्ट लो इज कोई भी बॉडी रेस्ट में रहना चाहता है या फिर मोशन में रहना चाहता है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। एक किस लिए होता है, इनर्शिया प्रॉपर्टी के वजह से होता है। इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर। यहाँ पे एग्जांपल दिए। अब देखिए सेकेंड लॉ बोलता है जो चेंज इन मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स होता है, ओके। अब देखिए impulse of a force is defined as the change in momentum produced by the force. Impulse of a force is defined as the change in momentum. कोई भी एक फोर्स का जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स किसका आता है, एक फोर्स का। कोई भी इम्पल्स एक फोर्स का क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। इज डिफाइंड एज द चेंज इन मोमेंटम। जो मोमेंटम का चेंज है वो किस लिए आता है, इसी फोर्स के लिए आता है। इम्पल्स इज नथिंग, दिस इज चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इक्वल्स टू, इम्पल्स का फॉर्मूला ए भी होता है, F इंटू टी। इम्पल्स किसका, जिस फोर्स का इम्पल्स रहता है वो फोर्स इंटू वो जितना टाइम तक उस बॉडी में अप्लाई होता है वो टाइम, F इंटू टी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स का फॉर्मूला F इंटू टी भी आ सकता है या फिर चेंज इन मोमेंटम भी कह सकते हो। इम्पल्स किसका, एक फोर्स का। मान लीजिए यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, आप यहाँ पे हैं और यहाँ पे आप पे 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ और आप आगे v वेलोसिटी मूव करने लगे। इनिशियल क्या था आपका, वेलोसिटी u था, मतलब धीरे धीरे आप मोशन कर रहे थे, u था। इनिशियल वेलोसिटी है ये क्या है, इनिशियल।
और ये क्या है फाइनल। जब बाई 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ तो आपका वेलोसिटी vf हो गया। कोई कहेगा कि आप निकालिए इस फोर्स 5 न्यूटन फोर्स का इम्पल्स निकालिए, इम्पल्स ऑफ द फोर्स। इम्पल्स किसका? फोर्स का। कितना फोर्स है? 5 न्यूटन फोर्स का इम्पल्स। तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है एफ इंटू टी। मान लीजिए यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई तो हुआ, लेकिन कितने समय के लिए आप पे ये फोर्स लगा? 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड के लिए आपको धक्का दिया गया, 5 न्यूटन फोर्स के उतना धक्का दिया गया, तो आपका वेलोसिटी हो गया vf। इनिशियल में आपका वेलोसिटी ui था, तो आपका जो इम्पल्स होगा इस फोर्स का वो क्या हो जाएगा? f मतलब 5 न्यूटन। 5 न्यूटन फोर्स इंटू टाइम। टाइम मतलब कितना है? 5 सेकेंड। कितना समय तक आप पे फोर्स लगा? 5 सेकेंड तक लगा। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा? 5 सेकेंड। तो 25 न्यूटन इंटू सेकेंड हो जाएगा। एन है न्यूटन और यहाँ पे सेकेंड। एक क्या हो गया? इम्पल्स आ गया। ठीक है, एफ इंटू टी से इम्पल्स निकला। या फिर एक और फॉर्मूला है, इससे भी निकाल सकते हैं इम्पल्स को। किसके इम्पल्स को? फोर्स के इम्पल्स को। वो है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब चेंज इन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है फाइनल मोमेंटम। क्या है ये? फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना आ गया? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे हम ऊपर लिख रहे हैं। ओके, फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला आता है मास इंटू वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी vf है और इसका मास तो सेम ही रहेगा। ठीक है, m इंटू vf माइनस मास तो सेम रहेगा। इनिशियल में भी मास सेम रहेगा, फाइनल में भी मास इंटू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? ui। तो यहाँ पर एम vf माइनस एम ui, ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम। इस फॉर्मूला से आ गया चेंज ए आ गया इम्पल्स, और एफ इंटू टी से आ गया 25 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, दोनों फॉर्मूला से आ जाएगा आपका इम्पल्स फोर्स का। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब हम बताएंगे अगर कोई कांस्टेंट फोर्स अगर कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है आपके ऊपर। कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? कांस्टेंट फोर्स। अगर कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इम्पल्स क्या होगा? कैसा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स। लगातार एक ही फोर्स दिया जा रहा है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि पहले 5 न्यूटन दिया गया तो फिर 2 न्यूटन फिर 1 न्यूटन। 5 न्यूटन फोर्स लगातार एक समय तक दिया जा रहा है। यहाँ पर एक कांस्टेंट फोर्स है। यहाँ पे कितना है? फोर्स और टाइम का ग्राफ है। मान लीजिए एक बॉडी है, उसमें फोर्स अप्लाई हुआ। कितना फोर्स? एक कांस्टेंट फोर्स मान लीजिए 5 न्यूटन है। यहाँ पे कितना है? 5 न्यूटन है। 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ यहाँ पे, और ये लगातार अप्लाई होता हुआ कितना सेकंड तक? मान लीजिए 5 सेकंड है। कितना है? 5 सेकंड। एफ है 5 सेकंड। 5 सेकंड तक 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो अब इस फोर्स का इम्पल्स क्या हो जाएगा? इम्पल्स ऑफ फोर्स इक्वल्स टू एफ इंटू टी। एफ है 5 न्यूटन फोर्स, 5 सेकंड तक लगाया गया उस बॉडी पे, तो यहाँ पे 5 इंटू 5 आ जाएगा इम्पल्स। फोर्स इंटू टाइम, एफ इंटू टी। यहाँ पे फोर्स क्या है? ओए फोर्स है। 5 न्यूटन कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। अगर ग्राफिकली लेंगे तो ग्राफिकली ओए होगा। ठीक है, ऐसे ही ग्राफ में लिया जाता है। डिस्टेंस से सारी चीज़ें लिए जाते हैं। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा 5 न्यूटन फोर्स, तो ये ओए इंटू टाइम, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ओ सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओए इंटू ओ सी हो जाएगा इम्पल्स। ओए इंटू ओ सी ये क्या है? मान लीजिए इस ग्राफ ऐसे आया है। यहाँ पे हम लोग अगर मिला दिए लाके यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? एक रेक्टेंगल हो गया, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ओ ए इंटू ओ सी आएगा। तो ओ ए इंटू ओ सी आ रहा है, तो ये क्या हो गया? एरिया हो गया। किसका? इस रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर आ रहा है? इम्पल्स, फोर्स के इम्पल्स के बराबर। इससे हम लोगों को एक क्या पता चल रहा है कि जो एरिया है वो इम्पल्स दे रहा है। इसका मतलब अगर हम लोगों को कोई बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर उसका ग्राफ दिया हुआ है, तो हम लोग वहाँ से भी इम्पल्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जो भी यहाँ पे कर्व दिया रहेगा,
उस कर्व का अगर हम लोग एरिया निकाल लेंगे तो वो हम लोगों को इम्पल्स बता देगा। तो यहाँ पे ये जो एरिया है वो क्या बता रहा है, इम्पल्स। इसी तरीके से अंडर द एफ टी कर्व, ये क्या है, एफ टी ग्राफ है। फोर्स टाइम ग्राफ को ऐसे लिखा जाता है, एफ कोमा एफ हाइपेन टी, एफ टी ग्राफ एरिया अंडर द एफ टी ग्राफ गिव्स द इम्पल्स ऑफ फोर्स। एफ टी ग्राफ के अंडर में जो भी कर्व है उसका एरिया जो भी निकलेगा वो एरिया हम लोगों को इम्पल्स देगा इस फोर्स का। ओके, अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा था। अब अगर एक वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल मतलब चेंजिंग फोर्स, मतलब टाइम के साथ साथ फोर्स जो है वो चेंज हो रहा हो, और अगर ऐसा चेंजिंग फोर्स अप्लाई हो तो इम्पल्स क्या हो जाएगा, फोर्स का। तो यहाँ पे एक फोर्स देखिए यहाँ से शुरू हुआ, चेंज होते होते धीरे धीरे यहाँ पे फोर्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किसके साथ, टाइम के साथ साथ फोर्स ऐसे चेंज हो रहा है। चेंज होके यहाँ पे फिर जीरो हो गया। यहाँ पे फोर्स एक कांस्टेंट था, तो यहाँ पे फोर्स जो है वो चेंज हो रहा है समय के साथ साथ। तो यहाँ पर जो इम्पल्स है, टोटल इम्पल्स ऑफ द फोर्स, टोटल जो फोर्स यहाँ से यहाँ तक अप्लाई हुआ पूरे फोर्स का, वो जो इम्पल्स है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ पी क्यू। इस ओ पी क्यू, इस कर्व का अंडर में जितना भी एरिया आ रहा है, एरिया कौन सा एरिया है, ये सारा पूरा इस कर्व के अंडर में एरिया माना जाएगा। ये पूरा एरिया कर्व के अंडर में माना जाएगा, और ये जो एरिया है वो हम लोगों को इम्पल्स ऑफ द फोर्स गिवन देगा, गिव करेगा, देगा। अब देखिए इम्पल्स पढ़ लिया आप लोग। फोर्स टाइम ग्राफ से कैसे हम लोग इम्पल्स निकाल रहे हैं, फोर्स टाइम ग्राफ से कैसे हम लोग इम्पल्स निकाल रहे हैं, एरिया मेजर कर लेंगे कर्व का तो वो हो जाएगा इम्पल्स ऑफ द ग्राफ। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट फोर्स का वैल्यू इंटू टाइम का वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ इंटू टी, वो भी हम लोगों को इम्पल्स देगा। अब देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ पहले बता चुके हैं, अब आ गया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए क्या होता है, ये तो पता ही होगा, बच्चों को पता होता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, आप लोग पहले पढ़े भी होंगे। तो थर्ड लॉ क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। व्हेन एवर ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इट गिव्स राइज एनदर फोर्स एक्टिंग ऑन एनदर बॉडी कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। अच्छा देखिए क्या बोल रहा है डेफिनेशन, टू एवरी एक्शन, हर एक कोई भी एक्शन आप करिए दीजिए, एक्शन मतलब एक्शन, आप किसी को एक थप्पड़ लगाए मतलब एक एक्शन किए, लेकिन एक्शन करने का मतलब है एक फोर्स अप्लाई किए, एक्शन फोर्स मान लीजिए, यहाँ पे खाली एक्शन नहीं, एक एक्शन के मतलब एक एक्शन फोर्स। टू एवरी एक्शन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स आता है। कैसे आता है, अब देखिए, मान लीजिए आप किसी को एक तमाचा लगाए तो वो आपको क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स आप पे भी अप्लाई करेगा, 2 थप्पड़ लगा देगा। तो इसी तरीके से जो रिएक्शन फोर्स, एक्शन आप अगर कम भी करिए तो रिएक्शन जो आता है वो रिएक्शन फोर्स ज़्यादा ही 2 गुना होता है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना। अब ये तो एक्शन के ऊपर डिपेंड, आप जितना एक्शन करेंगे रिएक्शन क्या होगा उतना गुना बढ़ के आएगा। 1 गुना करेंगे तो 2 गुना आएगा, 2 गुना करेंगे तो 4 गुना आएगा। तो देखिए वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, जब एक आदमी नीचे पैर दबा दबा के चलता है सरफेस पे, एक सरफेस है ठीक है, इस सरफेस पे जब वो नीचे दबा दबा के चल रहा है पाँव, अब पाँव तो नीचे दबाया, ऊपर पाँव क्यों उठ गया, ऐसा कौन सा फोर्स अप्लाई हो गया कि अब देखिए वो पाँव को नीचे की तरफ जब वो ऐसे दबा दिया तो क्या हुआ, एक एक्शन फोर्स अप्लाई किया, एक्शन फोर्स अप्लाई किया, वो फोर्स किधर अप्लाई किया, नीचे की तरफ अप्लाई किया। ये क्या है, एक्शन फोर्स है, ये क्या है, एक्शन फोर्स। और यहाँ पे इस एक्शन फोर्स जब नीचे की तरफ अप्लाई किया तो ये जो सरफेस है वो अगेन इस बॉडी पे रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया ऊपर की तरफ। अब बताइए, ये अप्लाई किया एक्शन फोर्स सरफेस में, सरफेस किया इसके ऊपर,
रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, तो पैर ऊपर उठ गया। ऊपर उठने के बाद अगेन फिर इसने नीचे की तरफ पैर किया, एक्शन दिया, तो फिर इसने ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स दिया, फिर नीचे एक्शन फोर्स, फिर ऊपर रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल रहा है कि एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स दोनों एक ही बॉडी में अप्लाई नहीं हो सकता। अगर एक्शन फोर्स अप्लाई किया इसने सरफेस में, तो रिएक्शन फोर्स भी सरफेस में नहीं अप्लाई होगा, ये बॉडी में अप्लाई किया। मतलब एक्शन फोर्स सरफेस में अप्लाई हुआ, रिएक्शन फोर्स इस बॉडी में अप्लाई हुआ, इस पैर में अप्लाई हुआ, तो इसकी वजह से ऊपर चला गया। फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई होगा उस डायरेक्शन में वो चला जाएगा। एक्शन फोर्स नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ पैर आया, फिर रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई हुआ तो वो ऊपर पैर चला गया। इस तरीके से आदमी जब नीचे सरफेस पे पैर दबा के चलता है तो आगे चलता जाता है। यही कारण है हम लोगों को जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है, इसी की वजह से हम लोग चलते हैं। अगर कोई एक्शन फोर्स नहीं देंगे तो कभी कोई रिएक्शन फोर्स आएगा ही नहीं। ओके, अब देखिए, तो एवरी एक्शन टू एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन, हर एक एक्शन का क्या होता है, इक्वल और ऑपोजिट। जितना ही एक्शन देंगे इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन रहता है, हमेशा ऑपोजिट अलग डायरेक्शन में रिएक्शन रहता है। जिस डायरेक्शन में एक्शन होता है उस डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होता, उसके ऑपोजिट में होता है। अगर आप एक्शन इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो रिएक्शन ज़रूर क्या होगा, इस ऊपर की डायरेक्शन में रिएक्शन। एक्शन अगर नीचे की तरफ है तो रिएक्शन जो उसके ऑपोजिट में होगा, ऊपर की तरफ होगा। और एक एग्जांपल यहाँ पे है, देखिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन आइस और सेंड। आइस या फिर सेंड में डिफ़िकल्ट होता है वर्क करना। अगर यहाँ पे क्या है, आइस है, नो, यहाँ पे अगर क्या है, सेंड मतलब बालू है। अगर इस बालू में अगर हम लोग पैर दबाएंगे तो वो क्या होगा, जब पैर दबाते हैं तो हम लोग इतना जल्दी नहीं चल पाते। क्यों नहीं चल पाते, एक्शन तो दे रहे हैं लेकिन रिएक्शन इतना नहीं हो रहा है। इसका मतलब एक्शन सही से नहीं हो पा रहा है। एक्शन फोर्स जो है वो वीक है, कमज़ोर है। और कमज़ोर क्यों हो जाता है एक्शन फोर्स, इस बालू में जब हम लोग पैर देते हैं तो वो एक्शन फोर्स कमज़ोर रहता है, कम रहता है, वीक रहता है। क्यों वीक रहता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पे इम्पल्स ऑफ फोर्स जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होता है, कौन सा फोर्स, इम्पल्स। कोई फोर्स हम लोग नीचे एक्शन दे रहे हैं, मतलब फोर्स ही तो दे रहे हैं, मतलब उसका भी इम्पल्स निकलेगा। इम्पल्स ऑफ फोर्स जो होता है वो होता है F/T, वो होता है F/T। यहाँ पे F क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इस इक्वेशन से F निकालेंगे तो ये हो जाएगा इम्पल्स ऑफ फोर्स बाय T। ओके, ऐसे हो जाएगा ना। F इक्वल्स टू इम्पल्स ऑफ फोर्स में T जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग T डिवाइड कर दिए, तो ये फोर्स क्या आ गया। तो वो जो फोर्स यहाँ पे हम लोग अप्लाई किए, मतलब यहाँ पे पैर को दबा दिए, बालू में एक एक्शन दिए, तो वो इसलिए कमज़ोर हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है, वो फोर्स अप्लाई करने का जो समय है वो बढ़ जाता है, इसलिए फोर्स कम हो जाता है। मतलब समझ में आ रहा है, बालू पैर धीरे धीरे बालू में दबता जाता है, धीरे धीरे दबता है। सडनली वो फोर्स नहीं अप्लाई हो जाता, धीरे धीरे अप्लाई होता है। मतलब एक टाइम बढ़ गया है, ज़्यादा टाइम तक अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर F और T दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जब कोई भी चीज़ इस तरीके से हो तो उसको डिवाइड में हो तो उसको कहा जाता है ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ए बढ़ा तो ए घटेगा, ए घटेगा तो ए बढ़ेगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर ए बढ़ा तो ए भी बढ़ेगा, ए बढ़ा तो ए भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ ए बढ़ा तो ए घटेगा, ए बढ़ा तो ए घटेगा। इस तरीके से होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इस तरीके से होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे F और T क्या है, 1/, में है, तो इसलिए F और T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है, जो यहाँ पे एक्ट होने का, जो यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है, एक्शन फोर्स, उसका टाइम जो है वो बढ़ गया है, इसलिए यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे जो फोर्स एक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कम हो जाएगा, वीक हो गया। कम फोर्स अप्लाई हुआ इसलिए जो रिएक्शन है वो भी कम ही होगा, इसलिए वो धीरे धीरे चलेगा, तेज़ी नहीं चल पाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, समझ में आया आपको। यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है, धीरे धीरे बालू में वो अप्लाई हो रहा है, वो फोर्स का जो एक्टिंग होने का
टाइम है, एक्शन है, एक्टिंग होने का, फोर्स एक्ट होने का जो समय है वो बढ़ गया है यहाँ पे, इसलिए फोर्स कम हो गया। फोर्स कम हो गया तो रिएक्शन फोर्स भी कम हो गया। ओके, ये है इम्पल्स ऑफ फोर्स। कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है याद रखिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे जो भी है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। फैसिनेटिंग फिजिक्स चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्रूव करेंगे तभी जाके चैनल आगे बढ़ पाएगा। ओके, थैंक यू टू ऑल।